हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं राम कुमार और स्वागत है आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आइडिया में। दोस्तों, आज हम JCRT झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची का मासिक मूल्यांकन क्लास 8 का माह सितंबर का और सत्र है 2021 और 22 का। तो मंथली असेसमेंट्स का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। घर बैठे आप लोग को क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, पेपर्स मिल जाएगा और आपको आंसर करके स्कूल में जमा करना है। तो चलिए, क्वेश्चन आ गया है और आपके एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल की वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। विषय जो है वो सारे विषय का है, टोटल 60 नंबर का है और हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एंड विज्ञान संस्कृत का आपका एग्ज़ाम होना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी का करेंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे नीचे दिया गया है कि नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 को उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ एक थोड़ा सा छोटा सा पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को आपको पढ़ना है और उसी के आधार पे जो दो क्वेश्चन सेट किया गया है 1 और 2, उसका आंसर करना है। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहला प्रश्न 1 है, गद्यांश के अनुसार अवसर मिलने पर छात्रावास से बाहर निकल कर लेखक क्या करता था? ऑप्शन है आपके, क्या है? तितलियाँ पकड़ता था, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद पड़ता है, मोटर कार की सवारी करता है, कागज़ का फूल बनाता है। तो आप अच्छे से पैसेज पढ़ लेना, मैंने पढ़ा है। तो आपका जो आंसर होगा ये बी, पहला का बी, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद पड़ता था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2, भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते हैं। यहाँ पर उल्लिखित शब्द प्राण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन है ए, प्राण का अर्थ जीव जंतु है, प्राण का शब्द स्त्रीलिंग है, प्राण शब्द पुल्लिंग है और इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। डी, पुल्लिंग है और इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तो चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका आपको संधि विच्छेद करना है। जो वर्ड दिए गए हैं यहाँ पे, शब्द दिए हैं सज्जन। यहाँ पे पहला जो है सज्जन, सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत, सा, ता में हलंत, जोड़ जन, सत जन, ठीक है। सत जन इनका पहला का होगा। दूसरा है उल्लेख, उल्लेख का होगा उत जोड़ लेख, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका उच्चारण, उच्चारण का होगा उत जोड़ चारण, उत जोड़ चारण, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको, हैं। और नेक्स्ट है उच्छ्वास, तो उच्छ्वास का होगा उद प्लस श्वास, उद प्लस श्वास, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे कुछ लाइंस दिए गए हैं। नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जबानी। तो इन तीनों पंक्तियों का आपको अर्थ स्पष्ट करना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका उत्तर है, कवि का कहना है कि किसी भी रास्ते पे चलने से पहले यह अवश्य ज्ञात कर लेना चाहिए कि वह रास्ता लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है अथवा नहीं। कवि कहता है कि क्योंकि अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए स्वयं ही प्रयास करना पड़ता है। तो इसका आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषध है कैसे? तो विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषध है, इसका स्पष्ट करें। तो चलिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका लास्ट क्वेश्चन का उत्तर है, आपको लिखना है जिस प्रकार एक वैध रोग को आसानी से जान लेता है और रोग की प्रकृति और संक्रामकता के अनुसार इलाज करता है, इलाज में हिचकना चाहिए और अपनी आलोचना रूपी दवा से मित्र का भला करना चाहिए। मित्र में माँ जैसे धैर्य होना चाहिए ताकि वह धैर्यपूर्वक मित्र को सच्चे मार्ग की ओर उन्मुख कर सके। मित्र में कोमलता भी होनी चाहिए क्योंकि कोमल स्वभाव वाला ही किसी के दुख से द्रवित हो सकता है और उसके दुख को अपना दुख समझते हुए दुख को दूर कर सकता है। तो इसको आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 1। चलिए करते हैं इसका। व्हाट डज द गिवन स्टेटमेंट टॉक अबाउट द सोल्जर इन द चैप्टर सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोज। तो सियाचिन जो चैप्टर है, उन ये जो पंक्तियां हैं, कुछ पंक्ति दिए गए हैं, एक यहाँ पर लाइन दिया गया है, उसका क्या मतलब है। तो चलिए उस पंक्ति को हम लोग पढ़ते हैं। द सोल्जर कॉल इट जनरल ग्लेशियर, द जनरल्स कॉल इट अ प्रेस्टीज इशू। तो इसका क्या मतलब है, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यहाँ पे पढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए है दे आर ब्रेव एंड करेजियस, दे आर टॉकिंग अबाउट द आइस कैप्स, दे आर रेडी फॉर सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर द लव ऑफ दियर मदरलैंड। ऑप्शन नंबर डी है द वैल्यू दियर सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये जो पंक्ति है आपका, इसका मतलब है, आपका जो आंसर होगा वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, दे आर रेडी फॉर सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर द लव ऑफ दियर मदरलैंड। अपने मातृभूमि के लिए वो सब कुछ न्यौछावर और बलिदान देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज द लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप इन द पोएम स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग मीन। तो यहाँ पे एक लाइन दिया गया है, एक पोएम में आप देख पा रहे हो, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो इसका क्या मतलब है वो आपको बताना है। कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो चलिए हम लोग ऑप्शंस पढ़ते हैं, रीड करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लॉट ऑफ वर्क्स आर टू बी डन बाय द पोएट बिफोर ही डाइज, रेस्ट इज नीडेड टू डू हिज वर्क, द पोएट हैज टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, द पाथ इज लेंथ। हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉट्स ऑफ वर्क आर टू बी डन बाय द पोएट बिफोर ही डाइज। मरने से पहले उसे बहुत सारा काम करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 20 to 30 वर्ड्स। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं ए और बी, तो आपका जो इसका आंसर करना है वो 20 से 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग इसका आंसर करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है अकॉर्डिंग टू द पोएम भारत आवर लैंड नेम 2 थिंग्स दैट मेक इंडिया यूनिक और स्पेशल। अकॉर्डिंग टू पोएम, एक पोएम है भारत आवर लैंड, उसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें क्या 2 यूनिक चीज़ों के बारे में, अनोखा चीज़ें और स्पेशल चीज़ के बारे में बात किया है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है गंगा। उस पोएम में 2 यूनिक वर्ड था, एक गंगा और उपनिषद। तो दोनों को डिफाइन करना है आपको, 20 से 30 वर्ड में देने हैं, है ना। तो गंगा और उपनिषद लिखते तो 2 ही वर्ड होता, बट आपको 30 वर्ड्स में आंसर करना है, तो आपको लिखना है गंगा। द गंगाज और गंगा इज द ट्रांस बाउंड्री रिवर ऑफ एशिया विच फॉलोज थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश। द 2525 kilometer river rises in the western Himalayas in the Indian state of Uttarakhand and follows south and east through the Gangetic plain of North India into Bangladesh where it empties into the Bay of Bengal। ठीक है। और नेक्स्ट हम लिखते हैं उपनिषद को, थोड़ा उपनिषद को भी डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए उपनिषद को भी डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे उपनिषद लिखते हैं द उपनिषद आर लेट वैदिक संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हिंदू फिलोसफी विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको आपको नोट कर लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव। तो आपको अपने स्कूल में एक एप्लीकेशन लिखना है, मतलब छुट्टी के लिए, है ना, लीविंग के लिए। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद से करना है। मैं बहुत ही आसान है, बस आपको ऊपर में सबसे पहले लिखना है टू द प्रिंसिपल, है ना, टू द प्रिंसिपल, अपना स्कूल का नाम और स्कूल का एड्रेस वहाँ पे दे देना है ना। उसके बाद एक आपको एक लिविंग सर्टिफिकेट, सॉरी लिविंग एप्लीकेशंस लिखना है 1 डे के लिए, 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक आप ये एप्लीकेशन लिख लेना खुद से, है ना। चलिए तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ ये क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग करते हैं गणित का, है ना, मैथ का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा विकल्प एक वर्ग संख्या है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं 1400, 16,000, 200, 100, 1600, है ना। 1600 एक स्क्वायर है, वर्ग संख्या है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहला का डी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 + 5 + 7 + 9 + 11 का मान ज्ञात करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले चलिए हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसको जोड़ते हैं, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 9 13 और 7 हो गया 20, 20 और 3 23, है ना, सॉरी 22, 22 और 11, 22 और 11 हो गया 33। तो टोटल जोड़ने पे आ जा रहा है 33। तो यहाँ अगर आप सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर ए से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 × 5 = 25। तो ये तो होगा नहीं, 33 के बराबर तो आएगा नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 का स्क्वायर, तो 6 6 6 36 होता है 25 + 3 28 आ रहा है। तो ये आपका आंसर अब ना ए है, ना ये बी है, ना सी है, तो ये ऑटोमेटिकली ये आपका आंसर होगा डी। 6 का स्क्वायर 36 - 3 आ गया आपका 33। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 29 का वर्ग ज्ञात करिए। तो 29 किसका वर्ग है, 29 का स्क्वायर कर देना है। 29 का स्क्वायर 29 × 29, तो इसका आपका आएगा, अगर दोनों को गुना करने पे 841, यह होगा आंसर। तो आपको लिखना है 29 बराबर 29 × 29 इज इक्वल टू 841। ये दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है 79√7900, है ना। तो उसका मान ज्ञात करना है आपको, इसका वर्ग निकालना है। तो इनका वर्ग अगर आप निकालोगे तो इनका मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इनका जो √7900 इज इक्वल टू, अगर इसको आप वर्ग निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 88.881। ये आपका आंसर है। ठीक है, बीच में पॉइंट दे देना, है ना। तो 88.881 ये है आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है दिए गए त्रिभुज में भुजा BC की लंबाई ज्ञात करें। ये जो भुजा दिया गया है BC, इसको आपको निकालना है। यहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है, ये फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ये एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ आप करते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है, बस इसको ध्यान से देखना है ना। सबसे पहले आपको एक चित्र बना लेना है, बिल्कुल समकोण त्रिभुज बना लेना है और उसको नाम दे देना है AB एंड C। ठीक है, AB एंड C। यहाँ पे आपका जो लंब दिया गया है 12 सेंटीमीटर दिया गया है और आपका आधार भी 36 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको यहाँ पे कर्ण निकालना है ना, कर्ण फाइंड करना है। तो चलिए इसको हम लोग फाइंड करते हैं। आपको लिखना है त्रिभुज ABC में, है ना। उसके बाद आपको लिखना है पाइथागोरस
पर में से, है ना, पाइथागोरस पर में से। अब आपको नीचे लिखना है, इतना लिखने के बाद आपको लिखना है बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, है ना। इतना लिखने के बाद आपको आगे लिखना है बी सी स्क्वायर, जब हटाएंगे इस पे तो अंडर रूट के अंदर ये सब आ जाएगा, रूट ऑफर ए सी स्क्वायर, है ना, प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखना है रूट ऑफर, फिर रूट करना है, ए सी तो हमारा दिया गया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया है ना, क्वेश्चन में आप देख सकते हो, 12 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, अब दोनों को स्क्वायर कर देना है, रूट ऑफर, ठीक, स्क्वायर कर देना, 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस 36 का स्क्वायर होगा 1296, है ना, 1296। हम दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है, दोनों को ऐड कर देना है। यहाँ पे आपको फिर से मैं ये लास्ट स्टेप से दिखा दे रहा हूँ, है ना, 144 प्लस 1296, यहाँ तक मैंने आपको बताया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप आपको करना है कि इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 1440, ठीक है। अब 1440 को तो आप लोग को वर्ग कर देना है, मतलब इनका स्क्वायर कर तोड़ देना, वर्गमूल निकाल देना, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इनको अगर आप तोड़ोगे तो रूट में अगर आपको आंसर निकलना है तो इनका अगर सॉल्व करोगे तो 12 रूट ओवर 10 सेंटीमीटर आपका आएगा, है ना। और अगर आपको पॉइंट में लिखना है ये आपका आंसर ये भी लिख सकते हो, और अगर इसको तोड़ोगे तो इसका पॉइंट में आएगा 37.94 सेंटीमीटर। तो दोनों आप आंसर लिख सकते हो, या यहीं तक लिख सकते हो या फिर एक स्टेप बढ़ा भी सकते हो। अगर आप 12 रूट ओवर 10 को अगर सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा 37.94 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों आप सही, आप अगर रूट में देना चाहते हो तो रूट में आंसर दे सकते हो, और अगर पॉइंट में आंसर देना चाहते हो तो पॉइंट में भी दे सकते हो, मैंने दोनों बता दिया। तो आप वीडियो पॉज करके अच्छे से वीडियो को रोक के आप नोट कर लेना बढ़िया से, है ना। मैं थोड़ा, मेरा कैमरा ख़राब है इसलिए मैं फ़ोटो खींच नहीं पा रहा हूँ, और वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता, बट मेरा कैमरा फ़ोन का ख़राब है, इस वजह से मैंने नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपको यहीं पे सॉल्व करके बता दिया, बहुत ही आसान है, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कर लेना, है ना। तो चलिए नेक्स्ट है विज्ञान का, है ना। तो विज्ञान का क्वेश्चन आंसर करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव है। बल जिसकी दिशा सदैव गति की दिशा में विपरीत होती है, बल जिसकी सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है क्या कहलाती है? संपर्क बल, पेशीय बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण बल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आप आग पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे? अगर आपके दुकान में आग लग जाती है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस पढ़ते हैं। जल का छिड़काव करेंगे, स्विच को ऑफ करेंगे, अग्निशामक दल को खबर करेंगे। सभी विकल्प सही हैं। बिल्कुल सही विकल्प सही नहीं, डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप शॉर्ट सर्किट में पानी से छिड़क नहीं सकते, और स्विच को ऑफ करना भी रिस्की होगा क्योंकि वहाँ पे करंट भी आ सकता है, तो क्योंकि शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो चलिए आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अग्निशामक दल को खबर करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रदीप्त और एवं अदीप्त वस्तुओं में अंतर उदाहरण सहित बताएं। तो चलिए दोनों में अंतर बताते हैं कि प्रदीप्त एंड अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं। आपको लिखना है, नोट करना है। तो आपको लिखना है आंसर इसका, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, तारे, प्रकाश, विद्युत बल्ब, आग जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि। और वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे चंद्रमा, ग्रह, लकड़ी, पुस्तक, मानव, दर्पण, दीवार इत्यादि। मतलब प्रदीप्त वस्तुएं वो होते हैं जो प्रकाश, लाइट उत्सर्जित करती हैं, लाइट जनरेट करती हैं, और जो लाइट जनरेट नहीं करती हैं उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बिजली मिस्त्री विद्युत उपकरण जैसे स्विच बोर्ड,
बिजली के तार आदि के मरम्मत का कार्य करते समय हाथों में रबड़ के दस्ताने पहनकर क्यों काम करते हैं? जब बिजली मिस्त्री होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, वो जब काम करते हैं बिजली वगैरह का, तो उसमें हाथ में जो दस्ताने पहनते हैं वो रबड़ के क्यों पहनते हैं? तो चलिए इसका हम लोग आंसर करते हैं, लिखते हैं। तो इसका आंसर आपको लिखना है, जब रबड़ के दस्ताने विद्युत रोधक होते हैं, ये विद्युत मिस्त्री विद्युत झटके से बचाते हैं। यही कारण है कि विद्युत स्विच की मरम्मत के समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने का प्रयोग करता है। तो चलते हैं, आपको इसको नोट कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक विकास में पोषक तत्वों की क्या आवश्यकता एवं भूमिका है, वर्णन करें। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। तो आपको आंसर लिखना है, किशोर अवस्था पोषण की दृष्टि से एक संवेदनशील समय होता है जब तेज शारीरिक विकास के कारण पौष्टिक आहार की मांग में वृद्धि होती है। किशोर अवस्था के दौरान लिए गए आहार संबंधी आचरण पोषण संबंधी समस्याओं में योगदान कर सकते हैं, जिसका स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्षमता पर आजीवन असर रहता है। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम लोग इसको आपको नोट कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं, अब विज्ञान भी खत्म हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं सामाजिक विज्ञान को सॉल्व करते हैं। सामाजिक विज्ञान का भी एक परिच्छेद दिया हुआ है, ये थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना है और उसी के अनुसार आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1, झारखंड में मृदा अपरदन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? तेज वर्षा का होना, तेज हवाओं का चलना, पेड़ों की अधिक कटाई, उपरोक्त सभी। तो हमारे झारखंड में सबसे बड़ा कारण है, ये तीनों कारण हैं, तेज वर्षा का होना भी, तेज हवाओं का चलना और पेड़ों की अधिक कटाई। ये सब चीज़ें हमारे झारखंड में होती है, इसी वजह यहाँ पे मृदा अपरदन ज़्यादातर होता है ना। मुख्य कारण यही है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना, यहाँ पे होगा उपरोक्त सभी। मिस प्रिंटिंग है ना। तो आपका पहला का होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अस्थाई बंदोबस्ती और महालवाड़ी व्यवस्था में आप क्या प्रमुख अंतर पाते हैं, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए, अस्थाई बंदोबस्ती के तहत जमींदार वर्ग का उत्थान हुआ और महालवाड़ी व्यवस्था का उद्धार ग्राम समुदाय को माना गया। ऑप्शन नंबर बी, अस्थाई बंदोबस्ती में राजस्व एकत्रित करने का अधिकार जमींदार को दिया गया था, जबकि महालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व जमा करने की जवाबदेही गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी, अस्थाई बंदोबस्ती का क्षेत्र बंगाल, बिहार और ओडिशा था, जबकि महालवाड़ी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब था आपका। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 का उपरोक्त सभी को, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपको टिक करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके राज्य में एक सामाजिक वर्ग के कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं, अगर आप उस सामाजिक वर्ग के का नेतृत्व करने वाले सदस्य में से हैं तो आप अपने मुद्दे को प्राप्त करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो चलते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। संविधान सम्मत तरीकों को, अपने सामाजिक वर्ग द्वारा बनाए गए तरीकों को, विदेश सरकार द्वारा बताए गए तरीकों को, अपने धार्मिक समुदाय के बनाए गए तरीकों को। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संविधान सम्मत तरीकों को, संविधान के द्वारा जो रूल है उन्हीं के तरीके से आपको करना पड़ेगा, है ना। कोई भी चीज़ मुद्दे को अगर आपको उठाना है, चाहे लड़ाई लड़नी है ना, अपना हैंड रेज करना है, तो संविधान के जो नियम बनाए गए हैं उनको आपको फॉलो करना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊर्जा के किन्हीं 4 गैर परंपरागत स्रोत का उदाहरण सहित उल्लेख करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग आंसर लिखते हैं। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत 4 हैं, है ना। पहला सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा। तो एक एक करके हमें डिफाइन करना है ना। तो चलो सबसे पहले सौर ऊर्जा को करते हैं। तो सौर ऊर्जा को डिफाइन करते हुए आपको लिखना है, सौर ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है। तो जो वातावरण में फोटॉन, छोटी छोटी प्रकाश तरंग पेटिकाएं के रूप में विकिरण से ऊर्जा का संचार करता है। चलते हैं अब नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं।
नेक्स्ट आपको लिखना है पवन ऊर्जा। वायु की गति के कारण अर्जित गतिज ऊर्जा होती है। यह एक नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कई शताब्दियों से पवन का ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग होता रहा है, जैसे अनाज फटने में, पवन चालित नौकाओं आदि में। नेक्स्ट आपको लिखना है भूतापीय ऊर्जा लिखना है। भूतापीय ऊर्जा प्रणाली के अंतर्गत भूगर्भीय तापमान एवं जल की अभिक्रिया से गर्म वाष्प उत्पन्न कर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए अनेक प्राविधियां अपनाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना है बायोमास ऊर्जा। यह जैव ऊर्जा का एक रूप है। जैव पदार्थ का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। पादप, एंजाइम, जीवाणु आदि ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जैव पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने की अनेक विधियां हैं। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप अच्छे से नोट कर लेना है आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्रस्तावना में निर्धारित मूल्यों में से किन्हीं दो को स्पष्ट कीजिए। आपको प्रस्तावना में निर्धारित जो मूल्य दिए गए हैं उसमें बहुत सारे मूल्य दिए गए हैं, तो आपको मात्र 2 मूल्य को आपको स्पष्ट करना है। तो चलते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। एक संविधान में, हमारा संविधान में बहुत ही एक बहुमूल्य दिया गया है पंथ निरपेक्षता। तो पंथ निरपेक्षता को डिफाइन करते हैं। भारत का संविधान किसी धर्म या पंथ विशेष को प्रोत्साहन नहीं देता और ना ही किसी धर्म के साथ कठोरता का व्यवहार करता है। धर्म और उपासना की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करके धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी समान संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, यह है पंथ निरपेक्षता का मतलब, है ना। तो चलते हैं, एक और मूल्य को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इनको भी डिफाइन करते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का प्रयोग हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। इसका तात्पर्य है कि भारत के आंतरिक तथा वैदेशिक मामलों में भारत सरकार सार्वभौम तथा स्वतंत्र है। विधि के दृष्टि से भारत के ऊपर ना तो किसी आंतरिक शक्ति का दबाव है और ना ही किसी बाहरी शक्ति का। ठीक है, तो आपको इसको नोट कर लेना है अपने कॉपी में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामाजिक विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 19वीं सदी में आदिवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुए हैं, बताइए। तो चलते हैं, इसको भी हम लोग डिफाइन करते हैं, इसको आंसर करते हैं। तो आपको इसका आंसर लिखना है आर्थिक। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी जंगली जानवरों का शिकार करके एवं वन उत्पादों को इकट्ठा करके जीवन यापन करते थे। कुछ आदिवासी जानवर भी पालते थे। आदिवासी सड़क निर्माण का कार्य करते थे एवं कुछ आदिवासी खेती भी करते थे। ठीक है, थोड़ा सा और लिखना है सामाजिक के बारे में, है ना। सामाजिक, आदिवासी समाज मिलजुल कर एक जगह रहने लगे थे एवं हल का इस्तेमाल करने लगे थे। अंग्रेजों के आने के बाद आदिवासी समाज में मुखिया का पद खत्म हो गया। व्यापारियों के उत्पाद को खरीदने एवं आदिवासी समाज को काम मिलने लगा। आदिवासी समाज अंग्रेजों के अत्याचार का विरोध करने लगा एवं भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा मुंडा विद्रोह किया गया। ठीक है, तो इसको आपको नोट कर लेना है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट है आपका संस्कृत। तो चलते हैं, संस्कृत का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा पैसे दिया हुआ छोटा सा, तो उसी को सॉल्व करते हैं। अधोलिखितम अनुच्छेद पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरायण लिखता। तो चलते हैं, यहाँ पे पैसेज को पढ़ के आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आपका प्रश्न 1 है, गंगा की दृश्य अस्ति। तो गंगा कैसी नदी है? गंगा जो है वो कैसी नदी है? पापनाशनी, करोती, मेघा, गुहा। तो आपका जो आंसर होगा वो ए, पापनाशनी। गंगा पापनाशनी नदी है। नेक्स्ट है कि प्रश्न नंबर 2, रम्या पर्वता अत्र विशेषणम दम किम अस्ति। तब पर्वता रम्या अपि अस्मांक। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्मांकम। नेक्स्ट है पूर्व वाक्यन उत्तरत। यहाँ पे
पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है ना, पूरा का पूरा वाक्य में आपको उत्तर देना, फुल वाक्य में, है ना। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं। अस्माकं चिंतम का प्रश्न करोति। आपको पैसेज पढ़ के इसका आंसर करना है। यहाँ पे आपको आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अस्य देशीय विविधता संस्कृत अस्माक चित्र प्रश्नम करोति। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको तीसरा का क्वेश्चन आंसर का करना है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपको। अस्य देशीय विविधा संस्कृत अस्माकं चित्र प्रश्न करोति। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है ना, सब क्लास 8 का। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षक संस्कृत भाष्यम लिखत। कहने का मतलब है कि ये जो पंक्ति दिया गया है, यहाँ पे जो कुछ लाइन दिया गया है, इसका एक शीर्षक तो आपको निकालना है, वो भी संस्कृत में। तो ये अगर आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि ये भारत देश के बारे में, है ना, बताया गया, भारत देश के बारे में लिखा है। तो इसका जो शीर्षक होगा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अस्माकं भारत देश। आपको इसका शीर्षक ये दे देना है लास्ट का। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से नोट कर लेना है। तो क्लास 8 का समाप्त हो चुका है। सो गाइस, ये था क्लास 8 का जो मंथली असेसमेंट 2021 और 22 का। मैंने आपका सारा क्वेश्चन आंसर कराया, सारा सब्जेक्ट का। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। उन्हें भी आप अच्छे से लिखें, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पास हो जाओगे, आपके दोस्त अगर फेल हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात नहीं है। तो उनको भी ज़रूर शेयर करना, ताकि वो अच्छे से इसका क्वेश्चन आंसर करके विद्यालय में जमा कर दे। सो गाइस, ये था वीडियो। तो वीडियो कैसी लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो गाइस, थैंक यू, बाय बाय।